चलिए ठीक है, देखते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 का एक जो टॉपिक है आधुनिक विश्व में चरवाहे, इसका हिस्ट्री का या एक टॉपिक है, इसके बारे में देखेंगे। आप लोग पढ़ रहे हैं आशीष सर के साथ। ये मेरा फ़ोन नंबर दिया हुआ है, अगर आपको ज़रूरत हो तो आप कॉल करके पूछ भी सकते हैं जो भी डिटेल आपको जानना हो। और ये एनसीईआरटी पढ़ना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, चाहे वो अ, छोटा से छोटा लेवल का हो या आपका बड़ा से बड़ा लेवल का हो, ये सारा चीज में इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसी को लेकर के इस चैप्टर को हम पढ़ते जा रहे हैं। चलिए देखते हैं। अच्छा, वर्ड एक आपका दिया हुआ है यहाँ पे, आधुनिक विश्व में चरवाहे। चरवाहा किसको कहा जाता है? तो ऐसे जो लोग क्या करते हैं, भेड़ बकरी का रेवड़ लेकर के घूमते हैं, उन लोगों को चरवाहा कहा जाता है। तो इसमें जो है आधुनिक विश्व में, मतलब कि मॉडर्न हिस्ट्री में क्या क्या चरवाहे कहाँ पे अभी रह रहे हैं, वे लोग कहाँ घूमते हैं, इन सब बातों की चर्चा इसमें की गई है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है बुगियाल। बुगियाल क्या है? ऊंचे पहाड़ों पर 12,000 फुट से भी ज्यादा ऊंचाई पर स्थित विशाल प्राकृतिक चारागाह होते हैं, ध्यान रखिएगा। इस अध्याय में हम लोग घुमंतु चरवाहा के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पर बुगियाल किसको कहा जाता है, तो उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय में मैदानों को बुगियाल कहा जाता है। उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय के मैदानों को, हिमालय के मैदानों को, मैं की जगह के कर देंगे, हिमालय के मैदानों को क्या कहा जाता है? बुगियाल कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, सीटेट के एग्जाम में आया था कि बुगियाल किसे कहा जाता है, तो उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय के मैदानों को बुगियाल कहा जाता है। ये कितना ऊंचाई पर है? तो 12,000 फुट की ऊंचाई पर है। ये ऊंचाई आपको ध्यान रखना है, कितना फुट की ऊंचाई? 12,000 फुट। और अब आता है, ये सब क्या करते हैं? चरवाहे लोग भेड़ बकरी का रेवड़ लेकर के घूमने का काम करते हैं। इसमें हम लोग और किसके बारे में पढ़ेंगे मेनली, तो भारत और अफ्रीका में चरवाहा समाज का कितना महत्व है, इसके बारे में जानेंगे। अब देखिए, घुमंतु चरवाहे और उनकी आवाजाही। जम्मू और कश्मीर के गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोग भेड़ बकरियों के बड़े बड़े रेवड़ रखते हैं, ये ध्यान रखिएगा। जम्मू कश्मीर के गुज्जर बकरवाल क्या करते हैं? भेड़ बकरी के बड़े बड़े रेवड़ रखते हैं। आपको इस तरह नहीं याद करना है, आप ऐसे कॉपी पे नोट कीजिएगा कि गुज्जर बकरवाल कहाँ के हैं, तो जम्मू और कश्मीर के, ध्यान रखिएगा। ये लोग कब आए थे? 19वीं सदी में आए थे, ठीक है। जाड़ों के टाइम में वे शिवालिक की निचली पहाड़ियों में आकर डेरा डाल देते थे। अब आता है, और यहाँ पर ये लोग जाड़ों में रहा करते थे और यहीं पर चारा इनका बन जाता था। क्या चीज? सूखी झाड़ियां, ध्यान रखिएगा। अब देखिए, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में जो समुदाय रहता है उसको क्या कहा जाता है? गद्दी कहा जाता है। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, हिमाचल प्रदेश के चरवाहा समुदायों को क्या कहा जाता है? तो हिमाचल प्रदेश के चरवाहा समुदायों को गद्दी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। ये लोग क्या करते थे? शिवालिक की निचली पहाड़ियों में अपना जाड़ा बिताते थे और अप्रैल आते आते उत्तर की ओर चल पड़ते थे। मतलब ये लोग जो रेवड़ रखते हैं, ये लोग गर्मियों, जहाँ पे गर्मी अधिक रहती है वहीं पे रखते हैं। ठंडा प्रदेश में क्या होता है, उस जगह से आ जाते हैं गर्म प्रदेशों की ओर, ध्यान रखिएगा। गुज्जर गरेड़िए बुगियाल में मिलने वाली रिंगल और घास से बने मंडपों में रहते हैं। ये आपका क्या है? रिंगल है, ध्यान रखिएगा। अगर पूछा जाए आपसे रिंगल क्या है, तो गुज्जर गरेड़िए बुगियाल में रिंगल में रहते हैं। रिंगल मतलब क्या होता है? घास का बना हुआ एक घर, ठीक है। ये कितने ऊंचाई पर है? 10,000 से 11,000 फुट की ऊंचाई पर, 10,000 से 11,000 फुट की ऊंचाई पर ये बनाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। और भैंस इससे ज्यादा ऊंचाई पर नहीं जा सकती है, ये ध्यान रखिएगा, 10,000 से 11,000 फुट। अब देखो, हिमाचल प्रदेश के पास हम जस्ट अभी बताया कि हिमाचल प्रदेश में गद्दी समुदाय के लोग रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ऊन उतरने का ये लोग इंतजार कर रहे हैं यहाँ पर कि भाई बहुत ज्यादा ऊन हो गया है, तो उसको मशीन से या फिर हाथ से कट करके निकाला जाता है। अब जो है ट्रिमर आ गया है, बहुत सारा ट्रिमर, उसी की मदद से निकाला जाता है। अब आता है भाबर किसे कहते हैं, तो गढ़वाल और कुमाऊं के इलाके को भाबर कहा जाता है। गढ़वाल और कुमाऊं के इलाके के पहाड़ी के निचला हिस्सा जो सूखा जंगल के रूप में रहता है, उसको क्या कहा जाता है? भाबर कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। सूखा जंगल का इलाका जो गढ़वाल और कुमाऊं इलाके के बीच में है, उसको भाबर बोलते हैं। बुगियाल किसको बोलते हैं? अभी जस्ट मैंने कहा था, ऊंचे पहाड़ों में स्थित घास का मैदान। यहाँ पर देखिए मैंने लिखा भी था बुगियाल के बारे में। बुगियाल क्या है? उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय को बुगियाल कहा जाता है, ठीक है। उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय के मैदानों को बुगियाल कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब आता है आपका, हिमालय के पर्वतों में भोटिया, शेरपा और किन्नौरी समुदाय के चरवाहे रहते हैं। आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, भोटिया, शेरपा और किन्नौरी समुदाय के चरवाहे हिमालय के पर्वतों में रहते हैं, ठीक है।
जैसे आपको लिखने का मन। आपका क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट भी पूछ सकता है कि हिमालय के पर्वत में कौन चरवाहे रहते हैं, तो भोटिया, शेरपा, किन्नौरी, या उल्टा पूछ देगा भोटिया, शेरपा और किन्नौरी कहाँ पे रहते थे, तो हिमालय के पर्वतों में रहते थे। और जहाँ गर्मी का मौसम ज्यादा रहता है वहीं पर ये लोग क्या करते हैं, भेड़ से अपना ऊन निकाल लेते हैं। अगला देखिए, धंगर। धंगर चरवाहा समुदाय है, कहाँ का, महाराष्ट्र का। कॉपी पर शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, महाराष्ट्र डैश देके धंगर, हिमाचल प्रदेश गद्दी, राजस्थान राइका। ये सब आप डैश दे करके भी लिख सकते हैं, आपके लिए थोड़ा छोटा हो जाएगा, बहुत बड़ा लिखिएगा तो आप ही लोग थक जाइएगा। और आपका नोट्स है तो आपको याद रह जाएगा कि मैंने क्या लिखा है, भले दूसरे ना समझे। अब आता है 20वीं सदी के आरंभ में इसकी जो है आपका आबादी कितनी थी, 4,67,000 थी। ये लोग कंबल चादर वगैरह सब बनाते थे, और ये लोग यहीं पर रहा करते थे, महाराष्ट्र के मध्य पठारों के आसपास रहा करते थे, ध्यान रखिएगा। अब देखिए, और ये लोग जब वहां पर रहते थे तो कोंकणी किसान इनका क्या करते थे, भरपूर स्वागत करते थे, क्योंकि उस टाइम क्या होता था, किसानों की खरीफ फसल कट जाती थी, और जो वहां पर थोड़ा मोड़ा सा ठूठ बचा हुआ रहता था, उन ठूठ वगैरह को खाने का काम कौन करता था, तो आपका यही चरवाहा समुदाय का के साथ जो पशु वगैरह आते थे वे उसको खा जाते थे। इसलिए वे लोग उसका बहुत ज्यादा ध्यान रखते थे और दिल खोल करके स्वागत करते थे, ये ठूठों को खाने का काम करते थे। ये जो थोड़ा थोड़ा ठूठ बच जाता है ना, इसको खा जाते थे। अब देखिए यहाँ पर आता है रबी किसको बोलते हैं, तो जाड़ों की फसलें जिनकी कटाई मार्च के बाद शुरू होती है उसको रबी फसल कहा जाता है, और सितंबर अक्टूबर में कटने वाली फसल को खरीफ फसल कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। सितंबर अक्टूबर में जो कटती है उसको बोलते हैं खरीफ, और जो जाड़ा का महीना में कटता है उसको बोलते हैं रबी। ठूठ किसको बोलते हैं, पौधों की कटाई के बाद जमीन में रह जाने वाली उनकी जड़ को ठूठ कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में सूखे मध्य पठार घास और पत्थरों से अटे पड़े थे, इनमें मवेशी, भेड़, बकरी और गड़ेरियों का भी बसेरा था। जहाँ दिक्कत होगा पूछ भी लीजिएगा, ही नहीं कि बस हम पढ़ाते जा रहे हैं बाद में बोल दीजिए सर समझ में नहीं आया, ध्यान रखिएगा। गोलल्ला समुदाय के लोग क्या करते थे, ऐसे भी पूछ सकता है, गोलल्ला समुदाय के लोग क्या पालते हैं, तो गाय भैंस पालते हैं। कुरमा और कुरबा समुदाय के लोग क्या पालते हैं, तो भेड़ और बकरी पालते हैं। और हाथ के बुने कंबल क्या करते हैं, बेचने का काम करते हैं। ये कुरमा और कुरबा की अगर बात करें ना, तो ये मेरा उत्तर प्रदेश का एग्जाम में आया था, उत्तर प्रदेश का टेट का एग्जाम एक बार देने गए थे हम 2020 में या 21 में, उस टाइम में ये पूछा था कि कुरमा और कुरबा समुदाय के लोग क्या पालते हैं, तो भेड़ और बकरी पालते हैं। और देखो ये तो याद करना बड़ा आसान है, गोल अल्लाह गाय भैंस, लेकिन कुरमा कुरबा भेड़ बकरी, ये ध्यान रखिएगा। अब आता है ये लोग छोटे छोटे खेतों के आसपास भी रहते थे, ये सब पढ़ लीजिएगा आप लोग। हाँ, फिर आता है बंजारा। बंजारा कहाँ का है, तो बंजारा भी क्या है, चरवाहा का ही नाम है, देख लीजिएगा चरवाहा की ये सब नाम है कि चरवाहा कौन कौन सा समूह है, तो बंजारा भी है। बंजारा कहाँ पे पाए जाते हैं, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये सब में जगह पे पाया जाता है बंजारा। उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कई इलाकों में रहते हैं। अब देखिए, एक क्वेश्चन आपका ये पूछा जा सकता है, गोलल्ला समुदाय का वर्णन किसने किया था, तो गोलल्ला समुदाय का वर्णन बुकानन ने किया था, ठीक है। कब किया था, मैसूर की यात्रा के दौरान किया था, कितना ईस्वी में, 19वीं सदी को किया था। ये आपका इंपॉर्टेंट है, मैंने इसको हाईलाइट नहीं किया था, कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं, और कॉपी पे आपको अंडरलाइन वाला नहीं लिखना है, जो हाईलाइटेड रहेगा उस वही को लिखना है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान में अभी मैंने जस्ट कहा था आपको, राजस्थान में कौन सा समुदाय रहता था, तो राइका। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, राजस्थान में कौन सा समुदाय, राइका। अच्छा देखो, रेगिस्तान में रहता था तो कौन सा जानवर पालता होगा, जानवर का नाम कोई बताएंगे। ये लोग ऊंट पालते थे, जब राजस्थान का रेगिस्तान में है तो ये लोग क्या पालते थे, ऊंट पालते थे, ध्यान रखिएगा। अब आता है, और इसके साथ साथ ये खेती के साथ साथ चरवाही का भी काम करते थे। यहाँ पर देख सकते हैं एक व्यक्ति ऊंट लेकर के खड़ा है। अच्छा, ऊंट पालकों को मारू, राइका और उनकी बस्ती को ठंडी कहा जाता है। देखिए, ऊंट पालकों को क्या कहा जाता है, मारू, राइका, और उनकी बस्ती को क्या कहा जाता है, ठंडी ही पढ़ेंगे या इसको क्या पढ़िएगा, जो भी पढ़िएगा देख लीजिए, ढंडी ढंडी बोल देंगे, तब ठंडी नहीं बोलेंगे, डंडी हो जाएगा, देख लीजिएगा जो भी है स्पेलिंग।
अब आता है बरसात में बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर के राइका अपने गाँव में रहते थे क्योंकि इस दौरान वहाँ चारा मिल जाता था, लेकिन अक्टूबर आते-आते ये चारागाह सूख जाते थे, तो इनको दूसरी जगह जाना पड़ता था। ये सब देखिए कम इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, कम भी आई है, लेकिन हाँ, बस मुझे लगा था तो मैंने लगा दिया था। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये देखिए ऊँट का एक सबसे बड़ा मेला लगता है, इस मेला का नाम कोई बता पाएँगे? बीकानेर का मेला है। देखिए यहाँ बलोतरा का मेला है। पश्चिमी ये आपको याद रखना पड़ेगा कि ऊँटों का सबसे बड़ा मेला जो लगता है, वो कहाँ पे है? पश्चिम राजस्थान में बलोतरा स्थित ऊँट का मेला। ऊँट का मेला कहाँ लगता है? बलोतरा में लगता है। जाने का मन होगा तो जाके देख सकते हैं, बड़ा मस्त जगह है। इस मेले में गुजरात से घोड़े भी लाए जाते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। इस मेले में क्या लाए जाते हैं? गुजरात से घोड़े भी लाए जाते हैं बेचने के लिए। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, फिर पुष्कर का ऊँट मेला भी बहुत प्रसिद्ध है। पुष्कर का ऊँट मेला। अगर पूछा जाए कि ऊँट मेला और कहाँ लगता है, तो पुष्कर में लगता है। एक पुष्कर आपको मिल गया, दूसरा आपको बलोतरा मिल गया। ध्यान रखिएगा। अब देखिए मारू रायका उन लोगों को बोलते थे जो कि इसको पालते थे, ठीक है? और उनके जगह को अभी हम जस्ट बताए थे, ये डंडी या जो भी बोलते हैं इसको कहा जाता है। अब देखिए मालधारी चरवाहे, मालधारी चरवाहा कहाँ मिलता है? कच्छ की रण में, मतलब राज्य का नाम बता सकते हैं कोई? राज्य का नाम बताइए। कौन सा राज्य हो सकता है? गुजरात का कच्छ का रण होता है, तो मालधारी चरवाहे कहाँ पे हैं? गुजरात में पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। हालांकि एक बात ये भी है, मालधारी मतलब ये भी होता है आपका कि जिनके पास ज्यादा रेवड़ हो, हालांकि इसके पास ज्यादा रेवड़ नहीं है, तो मालधारी इसको कहा ही जा रहा है। ये राजस्थान सॉरी गुजरात में पाए जाते हैं, कच्छ के रण में। अब देखिए यहाँ पर आ रहा है, औपनिवेशिक शासन के दौरान क्या हुआ? चरवाहों की जिंदगी में बहुत गहरा बदलाव आया था, चारागाह सिमटने लगा था। तो ऐसी स्थिति में उनके जानवरों को खाना वगैरह नहीं मिल पा रहा था, तो स्थिति बहुत बुरी हो गई थी। अंग्रेज लोग बोले कि भाई चरवाहा जमीन पे क्या करो, खेती करवाने लगे। ऐसी स्थिति में क्या हुआ? खेत बड़ा बन गया, लेकिन इन लोगों को चरवाहा जमीन नहीं बचने लगा। तो ऐसी स्थिति में इनके पशुओं को चारा नहीं मिलने के कारण ये लोग उस धंधे को छोड़ने लगे थे। अंग्रेज अफसर को लगता था बिना खेती का जमीन का कोई मतलब ही नहीं है, न लगान मिलता है न उपज मिलता है। अंग्रेज ऐसी जमीन को क्या मानते थे? बेकार मानते थे। फलस्वरूप सरकार क्या करने लगी? उन जमीनों के लिए कानून बनाए जाने लगे और उसको गैर खतियार जमीन को अपने कब्जे में लेकर कुछ लोगों को सौंपना शुरू कर दिया था। 19वीं सदी के मध्य तक आते-आते देश के विभिन्न प्रांतों में वन अधिनियम पारित किए जाने लगे। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, वन अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 19वीं सदी के मध्य में। शॉर्ट में लिख सकते हैं 19वीं सदी के मध्य में वन अधिनियम पारित हुआ था। अब देखिए आता है परंपरागत अधिकार किसको बोलते हैं? तो परंपरा और रीति रिवाज के आधार पर मिलने वाले अधिकार को परंपरागत अधिकार कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। अच्छा ये लाइन भी देखिए एक इंपॉर्टेंट है। औपनिवेशिक अधिकारी को लगता था कि जंगल जब पशुएं चरते हैं तो उससे जंगली पौधे और पेड़ की नई कोपलें नष्ट हो जाती है और उनके चरवाहों के रेवड़ छोटे पौधों को कुचल देते हैं और कोपलों को खा जाते हैं, जिससे नई पेड़ों की बढ़त रुक जाती है। ठीक है। इसके अलावा एक और बात है, यहाँ पर देख लीजिए। सरकार ने कई जंगलों को आरक्षित वन घोषित किया था, जिससे कीमती लकड़ी पैदा होती थी। यहाँ चरवाहा के घूमने पर पाबंदी लगा दी। कई जंगलों को संरक्षित घोषित किया गया, ठीक है, लेकिन फिर भी परंपरागत अधिकार दे दिए गए थे, ध्यान रखिएगा। ये आपको ध्यान रखना है। आरक्षित वन, संरक्षित वन और रक्षित वन, तीन गो तरह का वन था, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। आरक्षित वन में तुम कुछ भी नहीं ले सकते हो, संरक्षित में कुछ कुछ, और रक्षित में थोड़ा सा गांव वालों के अधिकार में रहता था। पढ़ेंगे इसके बारे में। मैंने बताया एक वन आरक्षित हो गया आपका, ठीक है। आरक्षित वन से कीमती लकड़ी पैदा होता है, उससे तो तुम कुछ नहीं ले सकते हो। दूसरा हुआ संरक्षित वन, इसमें चरवाहा को थोड़ा मोड़ा आजादी दे दिया गया था। और तीसरा हुआ ग्रामीण वन, ग्रामीण वन में वहां के गांव के लोगों को आजादी थी कि आप लोग ले सकते हैं जंगल से कुछ कुछ चीज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब परंपरागत अधिकार क्या होता है? परंपरा और रीति रिवाज के आधार पर मिलने वाले अधिकार को परंपरागत अधिकार बोलते हैं। जैसे सिंपल सा भी हम बोले, आपके बड़े भैया को डायरेक्टली अधिकार मिला हुआ है कि वो बड़े भैया हैं,
परंपरा से मिला हुआ है। अब देखो, जिन क्षेत्रों में छूट दी गई थी वहां पर भी कड़ी नजर रखी जाती थी। आपको जंगल में दाखिल होने के पहले परमिट लेना पड़ता था, प्रवेश और वापसी का तारीख तय होता था, और जंगल में वे बहुत कम दिन बिता सकते हैं। अब वहां चारा कितना भी क्यों ना हो, हरियाली कितना भी क्यों ना हो, लेकिन उनको वहां से निकलना पड़ता था, क्योंकि वे वन विभाग द्वारा जारी की गई परमिट के अधीन थी। परमिट में पहले ही लिखा दिया जाता था कानूनन वे कब तक जंगल में रहेंगे, और अगर समय सीमा का उल्लंघन करते थे तो उन पर जुर्माना लगा दिया जाता था, जिसके कारण क्या हुआ, स्थिति बहुत खराब हो गई। वे लोग बोलने लगे भाई अब इस तरह भला कौन रहेगा। इसके अलावा अंग्रेज अफसर घुमंतू लोगों को शक की नजर से देखते थे। उनका कहना था ये लोग चोरी वगैरह करने के लिए आते हैं। और इसी के तहत सरकार ने क्या किया था, एक अपराधी जनजाति अधिनियम पारित कर दिया था। कब? 1871 में। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपराधी जनजाति अधिनियम कब पारित हुआ था, तो 1871 में पारित हुआ था, ध्यान रखिएगा। और इस कानून के तहत क्या हुआ, जितने भी दस्तकार, व्यापारी और चरवाहा लोग थे उन सभी को अपराधी में शामिल कर दिया गया। कब? 1871 में। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, अपराधी जनजाति अधिनियम कब पारित हुआ? 1871 में। शॉर्ट में ही लिखिएगा, लंबा नहीं लिखिएगा आप लोग। कोई बहुत लंबा लिख देते हैं। आप लोग 9 का नहीं लिख रहे हैं, जो कि पूरा लिखना है। आप लोग कंडीशन का पढ़ रहे हैं, इसलिए आपको छोटा लिखना है भाई। इतना लंबा इसलिए लगाया गया था क्योंकि ये 9 के स्टूडेंट के अकॉर्डिंग लगाया गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस कानून के लागू होते ही ऐसे सभी समुदायों को गांव बस्तियों में बस जाने का हुक्म दिया गया, ध्यान रखिएगा। इसके बाद मवेशियों पर भी टैक्स लगाने की बात की गई। 1850 से 1880 के दशक के बीच टैक्स वसूलियों की बकायदा बोली लगाई जाने लगी कि कौन टैक्स उठा करके सरकार को देगी। तो इसके लिए क्या करते थे, जो ठेकेदार ज्यादा पैसा सरकार को दे देते थे उनको उस जगह का ठेकेदारी मिल जाता। अब वे जैसे चाहे वैसे पैसा बना सकते थे, वहां पर जितना चाहे उतना वसूल सकते थे। कब? 1850 से 1880 के दरमियान। और 1880 के दशक तक आते आते सरकार ने अपने कारिंदों के माध्यम से सीधे चरवाहों से ही कर वसूलना शुरू कर दिया। हर एक चरवाहे को एक पास जारी कर दिया गया, जिसमें बताना पड़ता था कि कितना जानवर है, कितना टैक्स दे रहे हो, कैसे जा रहे हो, कब आओगे, सारा चीज लिखा रहता था। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट मैंने लिखा था, बहुत मेहनत से उस बार बताया था किसी को। ये एकदम मैपिंग अगर बना सकते हैं तो बना लीजिएगा, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं। कश्मीर में कौन सा है? गुज्जर बकरवाल। गद्दी में कौन रहते थे? हिमाचल, सॉरी, गद्दी समुदाय के लोग जो रहते थे ये हिमाचल प्रदेश में रहते थे। भोटिया जनजाति पाई जाती है हिमालय में। गुज्जर भी देखिए हिमालय में। मोनपा जनजाति अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, मोनपा अरुणाचल प्रदेश में। बंजारे मध्य प्रदेश में। धंगर महाराष्ट्र, धंगर जनजाति महाराष्ट्र। गुजरात में मलधारी नहीं मालधारी होता, ये लिखा गलत है। और ये सब मेरा लिखा हुआ है, ये सब जो ब्लू वाला देख रहे हैं ना ये मेरा लिखा हुआ है, आपको एनसीईआरटी किताब में ऐसा नहीं मिलेगा। गुजरात का मालधारी, कुरमा, कुरबा, गोल्ला, तीनों कर्नाटक में है, देख लीजिए। कुरमा, कोल्ला, कुरबा, गोल्ला, ये तीनों कहाँ पे है? कर्नाटक में। तो ये आपका बहुत सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, रट लीजिएगा एकदम। गुज्जर बकरवाल कश्मीर, गद्दी हिमाचल प्रदेश, हिमालय में भोटिया और गुज्जर, अरुणाचल प्रदेश मोनपा, राजस्थान राइका, मालधारी गुजरात, बंजारे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र धंगर, कुरमा, कोरबा, कुरमा, कुरुबा, गोल्ला कर्नाटक। एकदम रट लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये सब चरवाहा था। अब देखो क्या हुआ, जब सरकार लोग, हाँ, तो यहाँ पर वही था कि चरवाहों की संख्या कम हो गई थी, और ऊंट और भेड़ पालने वाले राइका 1947 के बाद न तो सिंध में दाखिल हो सकते थे, न ही सिंधु नदी के किनारे अपने जानवर को चरा सकते थे। और जानवर को चराने के लिए अब वे नया जगह ढूंढे थे, हरियाणा वगैरह। और देखो इतना बारीकी से हम इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि इस बार का सीटेट का क्वेश्चन आज हम देख रहे थे। क्वेश्चन जो है बहुत बारीकी से बोले ना, अगर तुम पूरा पढ़ के गए हो तब जा करके निकलेगा, नहीं तो नहीं निकल पाएगा। उसका क्वेश्चन जो हम इस बार का देखे थे उसमें अब क्या करने लगा, अधिकतर क्वेश्चन में चाहे वो कोई भी एग्जाम का हो, उसमें क्या करता है, एक क्वेश्चन लिखा, 1 नंबर पॉइंट, 2 नंबर पॉइंट, 3 नंबर पॉइंट, उसके बाद भी उसको चयन नहीं है, उसके बाद एक और पॉइंट डालेगा 4, और उसके बाद वो डालेगा पहला ऑप्शन 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4, या इनमें से सभी, इनमें से कोई नहीं। यही था सीन नंबर 2 इस बार का।
अफ्रीका में चरवाहा जीवन। अफ्रीका के लगभग 2.25 करोड़ लोग रोजी रोटी के लिए कहीं ना कहीं चरवाही गतिविधियों पर आश्रित हैं। अफ्रीका में कौन कौन से चरवाहे पाए जाते हैं? तो बेदुइन्स, बरबेस, मसाई, सोमाली, बोरान, तुर्काना। ध्यान रखिएगा, ये आपको नाम याद रखना पड़ेगा। अफ्रीका में कौन कौन से चरवाहा समुदाय पाए जाते हैं? तो बेदुइन्स, बरबेस, मसाई, सोमाली, बोरान और तुर्काना। और ये सब कहाँ रहते हैं? अर्धशुष्क घास या मैदानों में या सूखे रेगिस्तानों में रहते हैं। यहाँ के चरवाहे गाय, बैल, ऊंट, बकरी, भेड़, गधे ये सब भी पालते हैं और ये सब बेचने का काम करते हैं। लेकिन फिर भी कुछ को खेती भी करते हैं और कुछ लोग चरवाही से होने वाली मामूली आय से गुजर नहीं होने पर कुछ धंधा भी कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर मसाई लैंड के बाद पीछे किलिमंजारो पहाड़ दिखाई दे रहा है। तो ये किलिमंजारो पहाड़ कहाँ पे है? तो किलिमंजारो पहाड़ अफ्रीका में है। ये भी एक क्वेश्चन आपका बन गया। इसको भी टिक लगा लेते हैं। एक नाम आया आपका किलिमंजारो पहाड़। किलिमंजारो पहाड़ कहाँ पे है? तो अफ्रीका में है। ये आपको याद रखना है कि किलिमंजारो पहाड़ कहाँ पे है? अफ्रीका में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें भी हमको वैसे बनाना था, मैंने बनाया नहीं है। बेदुइन, बेदुइन जो है कहाँ पे पाए जाते हैं? अफ्रीका में। बर्बेट्स, मूर्स, तावरोग, यहाँ बहुत सारा नाम दिया गया है। ये सारा जो है चरवाहा का नाम है, लेकिन इतना नहीं देता है भाई, तो हमको यूपीएससी ने निकालना है। नॉर्मल में ठीक ठाक है, जितना ऊपर में दिया है काफी है। वैसे पढ़ना है तो आप लोग पढ़ सकते हैं, काफी है। तो अफ्रीका के चरवाहा समुदाय को सारा दिखाया गया है। अफ्रीका में मेनली अगर बोले तो मसाई जनजाति रहती है, जो कि चरवाहा समुदाय में आती है। अब देखिए मसाई पशुपालक क्या है? मोटे तौर पर पूर्वी अफ्रीका के निवासी है। इनमें से लगभग 3 लाख दक्षिण केनिया में और करीब 1.5 लाख तंजानिया में रहते हैं। ध्यान रखिएगा, मसाई पशुपालक 3 लाख दक्षिण केनिया में और 1.5 लाख तंजानिया में रहते हैं। अब देखो चरवाहा का हुआ क्या। देखिए यहाँ पर एक जगह का नाम दिया हुआ है तांगानिका के बारे में। तो ब्रिटेन में पहले विश्व युद्ध के दौरान उस इलाके पर कब्जा कर लिया गया था, जिसे जर्मन ईस्ट अफ्रीका कहा जाता है। तो अफ्रीका में ब्रिटेन ने पहले विश्व युद्ध के दौरान उस इलाके पर कब्जा कर लिया, जिसे जर्मन ईस्ट अफ्रीका कहा जाता था, और 1919 में तांगानिका ब्रिटिश नियंत्रण में आ गया। आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसे भी आ सकता है कि ब्रिटिश नियंत्रण में तांगानिका कब आया था? तो 1919 में। 1961 में उसे आजादी मिली और 1964 में जंजीबार के विलय के बाद उसे तंजानिया का नाम दिया गया। क्या नाम दे दिया गया? तंजानिया। तो तंजानिया कब अस्तित्व में आया, ये भी डायरेक्ट पूछ सकता है। तो तंजानिया 1964 में अस्तित्व में आया, ध्यान रखिएगा। अब देखो 1885 में ब्रिटिश कीनिया और जर्मन तंगानिका के बीच एक अंतरराष्ट्रीय सीमा खींचकर मसाई लैंड के 2 बराबर टुकड़े कर दिए गए थे। ध्यान रखिएगा। अब मसाइयों को 2 भागों में बांट दिया गया, दक्षिण कीनिया में और उत्तरी तंजानिया में समेट दिया गया। और मसाइयों के पास जितना भी जमीन था उसका लगभग 60% हिस्सा उसे छीन लिया गया और ऐसा सूखा इलाका में कैद कर दिया जहाँ तो अच्छी बारिश थी, नहीं हरे भरे चारागाह थे। यानी कि उनकी स्थिति बहुत बुरी हो गई और उन लोगों को खेती करने के लिए प्रोत्साहन दिया गया। तो बहुत सारे लोग खेती करने लगे, चारागाह खेत बनने लगा। ध्यान रखिएगा। तो धीरे धीरे चारागाह भी गायब होने लगे, चरवाहे भी गायब होने लगे और सभी लोग खेती पर आ गए। और चारागाहों को क्या बना दिया गया? शिकारगाह। केनिया में मसाई मारा और शंबारू नेशनल पार्क, तंजानिया में सेरेंगेटी पार्क जैसे शिकारगाह इसी तरह अस्तित्व में आए थे। ये क्वेश्चन मेरा एग्जाम में आया था, EMRS का एग्जाम में। सेरेंगेटी पार्क जो है आपका कहाँ पे है? तो तंजानिया में है। और देख लो कितना छोटा सा उठा करके डाला है। अगर हम लोग लूसेंट पढ़ेंगे तो पढ़ते रह जाएंगे, कहीं नहीं मिलेगा कि सेरेंगेटी पार्क कहाँ पे है, तो तंजानिया में है। और हम सही मारे भी नहीं थे और कोई यूट्यूब वाला भी उसका क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा पाया था, एगो मात्र सॉल्व कराया था। सेरेंगेटी नेशनल पार्क का 14,1760 वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा क्षेत्रफल मसाइयों के चारागाह पर कब्जा करके बनाया गया था। कौन? सेरेंगेटी नेशनल पार्क 14,760 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अब देखो घास के बिना पशु मवेशी कुपोषण का शिकार हो जाते हैं, यानी भोजन कम पड़ने लगता है, तो इसका स्थिति बहुत खराब हो गया था। और यहाँ पर देखिए ये ग्रस्त इलाका अम्बोशेली नेशनल पार्क के आसपास पड़ता है, जिनके पर्यटन से होने वाली आय
लगभग 24 करोड़ केनियन शिलोंग यानी कि लगभग 35 लाख अमेरिकी डॉलर है। और किलिमंजारो जल परियोजना भी इसी इलाके से होकर जाती है, लेकिन यहाँ रहने वाले समुदाय ना तो पीने के लिए ना ही सिंचाई के लिए इस परियोजना के पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पता है, एक वास्तविकता है कहीं ना कहीं, अगर किसी का विकास होता है ना, तो ऑब्वियसली वाली बात है, बहुत किसी को उसका दुख दर्द का भी सामना करना पड़ता है। एकदम से ऐसा नहीं बोल सकते कि हर जगह विकास ही हो रहा है। एक चीज आप लोग अभी कहीं ना कहीं जरूर देखें कि राम मंदिर बना, बहुत अच्छी बात है, पूरे देश के लिए एक गर्व की बात है। बट वास्तव में अगर बोले ना, कुछ कुछ चीजें वहां पर ऐसी भी हो रही है जो कि थोड़ी सी गलत भी है। जैसे राम मंदिर बनने के टाइम में वहां का सड़कों का सौंदर्यीकरण हुआ और चौड़ीकरण भी हुआ, जिसके कारण उसके आसपास रहने वाले बहुत सारे झुग्गी झोपड़ियों में जो लोग रह रहे थे, उन लोगों को वहां से हटना भी पड़ा, उनका रोजगार भी छिनाया। ठीक है, हालांकि ये बात और है कि वे लोग कहीं ना कहीं से आए हुए शरणार्थी थे, तो शरणार्थियों की स्थिति अच्छी नहीं होती, क्योंकि उनका अपना घर नहीं था। जिनका अपना घर था उन लोग को तो पैसा दिया ही होगा सरकार, ये भी वास्तविकता है। खैर, यहाँ पर भी वही आपका दे रहा है। तो असेंबली पार्क के पास लगभग कितना 24 करोड़ केनियन शीलिंग यानी 35 लाख अमेरिकी डॉलर की आय होती थी, लेकिन किलिमंजारो जल परियोजना जो इधर से पार हुआ था, इस पानी का इस्तेमाल वहां के समुदाय के लोग कर भी नहीं पा रहे थे। अब देखो, मशाई नाम किससे निकला है? तो माँ शब्द से निकला है। मशाई मतलब क्या होता है? मेरे लोग। परंपरागत रूप से मसाई घुमंतु और चरवाहा समुदाय के लोग होते हैं, और वे अपनी आजीविका के लिए दूध और मांस पर आश्रित होते हैं। किस पर? दूध और मांस पर। दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में स्थित नामीबिया के काओकोलैंड चरवाहे परंपरागत रूप से कोवोकोलैंड और पास में स्थित ओम्बोलैंड के बीच आते जाते रहते थे। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वैसे ये तो बहुत आसान भी है, नामे में आंसर छिपा है, क्या करना है। ये सब पढ़ लीजिएगा अपने से, हम नहीं पढ़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लग रहा है। अब देखो, चरवाहों पर पाबंदी कब लग रहा था? तो 19वीं सदी के आखिरी दशक में, ध्यान रखिएगा। और इन लोग को विशेष परमिट लेने के लिए बाध्य कर दिया गया था, बोला था विशेष परमिट के बिना तुम कहीं भी आ जा नहीं सकते हो, ध्यान रखिएगा। और ये लोग क्या चाहते थे? जो ब्रिटिशर्स थे, यूरोपीय औपनिवेशिक अफसर, ये चाहते थे कि इन लोग पर हमेशा नजर रखा जाए, ध्यान रखिएगा। और ये लोग इसको क्या मानते थे? खतरनाक और बर्बर स्वभाव वाला मानते थे। किसको? इन चरवाहों को। चलिए, हो गया है खत्म, टेंशन मत लीजिए, थोड़ा सा बचा है। और इसके बाद ऑब्जेक्टिव पर जाएंगे, तो थोड़ा सा कॉपरेट कीजिए तब तक। औपनिवेशिक शासन की स्थापना के बाद मसाइयों को एक निश्चित इलाके में कैद कर लिया गया। मसाई कौन है? अफ्रीका की जनजाति, ध्यान रखिएगा। अब देखिए, 1930 की जांच के बाद पता चलता है कीनिया में मसाइयों के पास 7,20,000 मवेशी, 8,20,000 भेड़, 1,71,000 गधे थे, और जो कि 2 साल का सूखा में मर गया था। कब? 1933 और 34 में, जो सूखा पड़ा था। आप लोग पहले भी सूखा के बारे में पढ़ चुके हैं कि एक आप लोग पढ़े भी थे कि अर्थशास्त्र की किताब को दोबारा लिखा गया था 1933 ईस्वी में। इसे 2 भाग में बांटा गया था, माइक्रो और मैक्रो। उस टाइम में अकाल पड़ा था, न केवल इंडिया में बल्कि पूरे वर्ल्ड स्तर पे अकाल पड़ा था, और जिसमें इन सब चीजों की मौत हो गई थी, आधे से ज्यादा जानवर मर गए थे। कब? 1930 से 34 में। कहाँ पे? कीनिया में। लेकिन देखो, सब पर एक जैसा असर नहीं पड़ा। उपनिवेश उपनिवेश बनने से पहले, अरे यार ये क्या हो गया, उपनिवेश बनने से पहले मसाई समाज 2 सामाजिक श्रेणियों में बटा था। एक वरिष्ठ जन, एल्डर्स, और दूसरा योद्धा या वॉरियर्स। वरिष्ठ जन क्या करते थे? एल्डर उसको कहा जाता है जो कि बड़े होते हैं, और योद्धा कम उम्र के बच्चों को कहा जाता है। बच्चे नहीं कह सकते हैं, 18-20 साल का। और 21 साल से ऊपर वाला को बोल सकते हैं, एडल्ट बोलते हैं ना, तो वही एडल्ट का एल्डर्स लिया गया है यहाँ पे। तो वरिष्ठ जन शासन चलाते थे, और योद्धा लोग नौजवान होते थे। ये लोग लड़ाई झगड़ा करने का, कबीले का हिफाजत हिफाजत करने का काम करते थे। ठीक है, तो आपसे इतना लंबा नहीं लिखिएगा आप लोग, बस इतना ही लिखिएगा। उपनिवेश बनने से पहले मसाई समाज 2 श्रेणियों में बटा हुआ था। ठीक है, बस इतना ही। आगे देखिए, यहाँ पर ये लोग पहनते क्या थे? देखिए, लाल रंग का ये लोग माला पहना है, वो तलवार रखा है। तो योद्धा लोग गहरे लाल रंग के सूखा और चमकदार मोती के आभूषण पहनते हैं। स्टील की नोक वाला
5 फुट लंबा भाला रखते हैं, बारीकी से सवारे गए उनके बाल गेरू रंग के होते हैं और उगते सूरज को सम्मान देने के लिए पूरब की ओर मुँह करके खड़े होते हैं। योद्धा अपने समुदाय की रक्षा करते हैं, लड़के पशुओं को चराते हैं। सूखे के मौसम में दोनों ही पशु चराते हैं। ध्यान रखिएगा। यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए उसी को दिखाया गया है। ये लोग काफ़ी अनुष्ठान वगैरह करते हैं। इन लोग को 4 माह तक अपने कबीले के इलाके का दौरा करना पड़ता है। अंत में छापामार की तरह दौड़कर अपने आते में घुसते हैं। युवक ढीले कपड़े पहनते हैं, पूरे दिन नाचते-गाते रहते हैं। लेकिन लड़की लोग का भाई बड़ा अच्छा है भाई, उन लोग को कोई काम नहीं करना पड़ता। लड़कों को अपने आप को साबित करना पड़ता है योद्धा बनने के लिए, ठीक है? इसको व्यापक अनुष्ठान से गुजरना पड़ता है। लड़की लोग का ज़िंदगी भर में पहले से भी था, शांति से मस्ती में रहो, कोई टेंशन नहीं। लड़का लोग को बहादुरी का प्रदर्शन करना पड़ेगा, अपना मर्दानगी साबित करना पड़ेगा, सब करना पड़ेगा। ये भी पढ़ लीजिए, इसको पढ़ना है, लिखना नहीं है। मसाई समाज में धीरे-धीरे क्या हुआ था, बदलाव भी आया था। कुछ लोग चरवाहा का काम करने लगे और कुछ लोग क्या करने लगे, काम की तलाश में इधर-उधर जाने लगे थे। तो चरवाहा भी 2 तरह का बँट गया था। तो ये सब बस वही सारा चीज़ दिया हुआ है। पर्यावरणवादी अर्थशास्त्री इस बात को अब गंभीरता से मानने लगे हैं कि घुमंतू चरवाहों की जीवन शैली दुनिया के बहुत सारी पहाड़ी और सूखे इलाकों में जीवन यापन के लिए क्या है, सबसे ज़्यादा उपयुक्त है, क्योंकि इससे इन लोग को इनकम अच्छा हो जाता है। ठीक है? अब देखिए ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है। अब चलिए इसका ऑब्जेक्टिव की ओर चलते हैं। यहाँ तक आप लोगों को उम्मीद है सारा समझ में आ गया होगा। चलिए शॉर्ट में एक बार इसका नोट्स देख लेते हैं। हम लोग पढ़े थे बुग्याल क्या करता है? ओके बाय, सी यू।